अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज मुबारक के साथ 9 रोज़ टीवी इंटरनेशनल पे हमारी नशरियात यूट्यूब फेसबुक पर भी देख सकते हैं और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी नशरियात जारी हैं। ये मौलवी साहब की एक परेशानी है, ये तो दूर करनी चाहिए ना। सुनते हैं चंद अल्फाज इनके, फिर कुछ हम भी इनको बेचारे को बताएंगे। बहुत ज़हनी तौर पर परेशान है बेचारा, तो देखे कोई परेशान हो तो उसकी मदद तो करनी चाहिए। कानून तो बनवा चुके हैं कादियानियत को काफिर करार देने की, मगर दुनिया का जरा जायजा तो लो। अमेरिका को पढ़ो, यूरोप को देखो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में हम मैदान में शिकस्त खा गए हैं। हम मैदान में शिकस्त खा गए हैं। हमारे आज के 20 साल के नौजवान को पता ही नहीं कि खत्म नबूवत है, बड़े को भी नहीं पता। आपकी 20 साल की नस्ल पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान, उनको पता ही नहीं है। हम तो शुरू है ना नूरानियत की। अच्छा, इतनी बड़ा लंबी लंबी बातें होती है, कहता 20 साल के को पता नहीं। मौलवी साहब, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपके बड़े को भी नहीं पता है। 20 साल से जो बड़ा है ना, जो 100 साल तक भी या जितने भी लोग जिंदा है, उनको, आप लोगों को पता ही नहीं है इसका खत्म नबूवत का मतलब क्या है। अब आते हैं दूसरी तरफ, इनको अब परेशानी के पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है। जनाब, बड़ा मार का इनका था। इनके ज़हन में जो ख्वाब तो हर इंसान देखता है, भुट्टो ने भी देखे, ज़िया ने भी देखे, मौलवियों ने भी देखे, नूरानी ने भी देखे, दूसरे ने भी देखे, तीसरे ने भी देखे, सब ने देखे, मगर जो ताबीर निकली वो इनके लिए शर्मिंदा इसलिए कि अहमदी पूरी दुनिया में फैल गए। इनके ज़हन में ये था कि हम अहमदियों को अक़लियत करार देंगे पाकिस्तान में, और ये रबुआ में आहिस्ता आहिस्ता शायद अहमदियत ख़त्म हो जाए, जो इनके ख्यालात थे। कई दफ़ा इन्होंने ये भी कहा कि हम बस पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि बस आखिर पे पहुँची हुई है अहमदियत। तो इस तरह की बातें ये मौलवी आम आपको सोशल मीडिया पे करते नज़र आएंगे। मुसीबत ये है कि ये खुद तो इस्लाम की कोई तबलीग कर ना सके, और अल्लाह ताला का ख़ास फजल हुआ कि अहमदी मुख्तलिफ ममालिक में जब पहुँचे तो वहाँ अहमदियत का पैगाम लोगों को बताया, हकीकी इस्लाम क्या है। लोगों को जब पता चला तो ज़ाहिर है उन्होंने अहमदियत में दाखिल भी होना था। अब ये मौलवियों की परेशानी ये है कि चले जी, पाकिस्तान में तो एक कानून हम पास करवा लिया, अब दूसरे ममालिक में क्या करें। अब दूसरे ममालिक में इन मौलवियों की जो औकात है आपके सामने है कि किसी को, मौलवी को वीज़ा नहीं मिलता, अगर मिल भी जाता है तो एक दफ़ा मिल जाएगा, दूसरी दफ़ा नहीं मिलता। जब ये इन ममालिक में आके अहमदियत के ख़िलाफ़ या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बातें करते तो फिर कोई रिपोर्ट कर दे तो फिर इनके लिए ये भी प्रॉब्लम होती कि दोबारा ये यूरोप, अमेरिका, कनाडा जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ इन ममालिक में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनमें मजहबी नफरत जो है उस पर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। कवानीन के तहत भी जो इस तरह भी है, बहरहाल एक माशरा इन चीज़ों को भी नहीं मानता। सिर्फ कवानीन नहीं होते, माशरे में भी चीज़ें पाई जाती हैं, लोगों में भी चीज़ें पाई जाती है कि उनको समझाना पड़ता है कि इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं, आप अपनी तबलीग करें, हमें अपनी करने दें। ये जर्मनी की बात अगर कर ले तो जर्मनी में जिस तरह जमात अहमदिया की मसाजिद माशाल्लाह बढ़ती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे किसी भी शहर से गुजरेंगे वहाँ आपको नज़र आ जाएगी कि जमात अहमदिया की मस्जिद है। कि नॉर्वे मोटरवे के पास अब मस्जिद है, मौलवी नमाज से गुजरना पूछेगा किसकी मस्जिद है, ये जी अहमदियों की मस्जिद है, फिर गश पेगा। तो ये अपना मकसद जो इनका था वो पूरा नहीं हो सका। और अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये 20 साल के नौजवानों को कहता खत्म नबूवत का नहीं पता, उनको नमाज का भी नहीं पता। मौलवी साहब, उनको किसी चीज़ का भी नहीं पता, उनको आपने सिखाया ही नहीं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता था कि क्या सिखाना है। तो इसलिए उन पर इल्ज़ाम ना दें, कसूर आपका है, क्योंकि आपने खुद नहीं समझा मज़हब को। तो जब आपने खुद नहीं समझा, कि बड़ों ने नहीं समझा, तो बच्चों का 20 साल के अले का क्या कसूर है। किसी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी तरबियत नहीं की जाती, तो बच्चे का क्या कसूर है, मुझे ये बताएं। उसने कहां से सीखना था। एक सवाल तो उठता ही है ना। बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वहां पे जाके बच्चों को बताया जाता है कि ये तरीका कार है, ये तालीम है,
اگر اس سے پہلے آپ چلے جائیں کنڈر گارڈن جس کو نرسری آپ کہتے ہیں، وہاں پہ بچے کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈسٹ بین میں پیپر پھینک کے آؤ، اس کو بتایا جاتا ہے کھانا کیسے کھانا ہے، گھر میں بھی بتایا جاتا ہے، ایک تربیت کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہاں پہ تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا بچوں کو۔ تشدد آج بھی آپ کے مدرسوں میں جو تشدد ہوتا ہے، آپ زبردستی ان کو گول کے یہ تعلیم تو دے رہے ہیں کہ تشدد کرو اور تشدد کی تعلیم دے رہے، مذہب کی تو آپ نے دی نہیں تعلیم ان کو۔ تو آج بچوں پہ آپ الزام لگا رہے جی 20 سال کے بچے کو پتا نہیں، یہ کس نے سکھانا تھا؟ آپ نے سکھانا تھا۔ یہ چیزیں جو علماء لے کے آتے ہیں نا، ان کا اصل چہرہ دکھانا پڑتا ہے۔ آج پاکستان کے معاشرے کی بربادی آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، کیسے ادا کرتے؟ آپ تو لکیر کے فقیر ہیں، آپ کو تو توفیق نہیں ملی کہ خود کوئی ریسرچ کرے، خود جا کے پتا کرے کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے۔ جو آپ کے بڑوں نے کہہ دیا وہ چل رہا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے کہ نبی کی ضرورت نہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے بچوں کو پتا نہیں، کس نے سکھانا؟ کون بتائے گا ان کو؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ 20 سال کے احمدی بچے کو پوچھ لے، ختم نبوت کا پتہ بھی ہوگا، نماز کا بھی پتا ہوگا، روزے کا بھی پتا ہوگا، حج کا بھی پتا ہوگا، صدقہ فرائض کا بھی پتا ہوگا، ہر چیز کا علم ہوگا کہ ان کے کیا فائدے ہیں اور کیوں کیا جاتا۔ آپ یہاں سے دیکھ لیں نا، اگر آپ نے اسلام کی خدمت کی، آپ کہتے ہیں احمدیوں نے نہیں کی، تو احمدیوں کے بچوں کو کیسے پھر پتا ہے؟ آپ کے بچوں کو کیوں نہیں پتا؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھے، اپنے گریبان میں دیکھے تو صحیح جان کے۔ یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے، آپ نے کیوں نہیں یورپ میں ترقی کی؟ آپ نے امریکہ کینیڈا میں کیوں نہیں ترقی کی؟ آپ نے بچوں کو تشدد کی تعلیم دی۔ یہ ممالک جو ہیں یہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، یہ مانتے ہیں پرامن لوگوں کے لیے۔ احمدیوں نے کیسے اپنا مقام بنا لیا؟ آپ کیوں نہیں بنا سکے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم بہت زیادہ احمدیوں سے، احمدی تو کم ہے۔ کہیں پہ بحث ہوتی جی یہ تو احمدی بہت کم ہے۔ کم لوگوں نے کیسے ترقی کر لی؟ بڑے آپ تو تعداد میں اتنے تھے، آپ کو کرنی چاہیے تھی وہاں پہ۔ یہاں ان گوروں کے دل جیتنے چاہیے تھے کہ اسلام یہ۔ دیکھیں ناظرین، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو غیرت جماعت ہمارے دوست بھی پروگرام دیکھتے وہ خود دیکھے، وہ اپنے آس پاس دیکھے کیا اسلام کا کیا کام ہو رہا وہاں پہ۔ کیا آپ صبح سردی میں آپ کے بچے جا سکتے ہیں جہاں وقار عمل کے لیے جب نیا سال ہوتا ہے؟ سخت سردی ہوتی ہے، برف پڑی ہوتی ہے، کون کسی کو اٹھ کے جائے ذرا؟ اس کو پتہ ہی نہیں وقار عمل کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ آپ احمدیوں کو دیکھو یہاں پہ، جرمنی کی بات کر لیتے، سخت سردی ہوگی، آپ کو پتا دسمبر میں جنوری جب شروع ہوتا ہے تو لوگ ان کے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے لے کے آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے، ہم اس ملک کے محب وطن ہیں، ہمیں اس کی صفائی کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھے جب اپنی گندگی جو آپ کے جسموں پہ بھی تھی، آپ کے دلوں میں تھی، اس کی صفائی نہیں کی تو سڑکوں کی خاک صفائی آپ نے کرنی کسی کے ملک میں جا کے۔ تو یہ چیزیں بڑی قربانی مانگتی ہیں۔ مذہب کے لیے باتوں سے نہیں کام چلتا، کچھ پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھانا پڑتا ہے، کچھ اپنے آپ کو اس حساب سے جس مذہب کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ پیش اس طرح کرنا پڑتا ہے جب آپ کی تربیت ایسی ہوگی تو خود بخود پیش ہو جائے گا سب کچھ، لوگ متاثر ہوں گے کہ آپ کون لوگ ہیں۔ آپ تو سارا دن یہ دیکھتے رہتے کہ احمدی کینیڈا پہنچ گئے، احمدی امریکہ پہنچ گئے، احمدی افریقہ پہنچ گئے، احمدی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے تھوڑا جاتے ہو، آپ تو ہم احمدیوں کا پیچھا کرنے جاتے کہ وہ کیا کر رہے، وہ بھی وہ جو کر رہے وہی کر کے دکھا دو، کچھ کرو تو صحیح۔ آگے یہاں باتیں کرتے رہنا کہ ہم جناب بڑے 30 مال خاں ہمارے پاس ہے، جناب علم بھی ہے، یہ علم کوئی نہیں آپ کے پاس، سب ڈرامہ ہے۔ سارا دن یہ دیکھ لے ابھی وہ سیرت النبی 12 ربیع الاول کے اوپر کیا آپ کے مولویوں نے کیا ہے، وہاں ڈانس ہو رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کیا کیا پروگرام آپ کرتے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں اسلام کو، بدرس میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، غلط طریقے کے ساتھ بتاتے ہیں۔ کوئی اسلامی تعلیم نہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ وہاں پہ عورتوں کے ڈانس کروائیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، ڈھونڈ لے جا کے، مل جائے گی آپ کو، جیسے ہی آپ وہاں جائیں گے اس طرح کی ویڈیو ملتی رہتی ہے۔
तो शर्म का मुकाम है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, कोई सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर, कुछ दुनिया भर की बातें भी की जाएंगी। पहली तो ये है, जब भी आप जर्मनी से इंग्लैंड आए तो कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं, जिस बंदे ने डबल वैक्सीन लगवाई हुई है। लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। और वहाँ पे मुझे इतला मिली है, मेडिकल स्टोर या जहाँ भी कैंप जर्मनी में लगे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे 13 एरो अब वो लेते हैं। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क के बशिंदे हैं या वहाँ के रहने वाले तो फिर वो तकरीबन 20 यूरो ले रहे हैं, मुझे कल ही किसी ने बताया। तो इस तरह आप वो पैसे ज़ाया कर लेते हैं अगर आपको डबल वैक्सीन लगी हुई है। एक और चीज़ है कि मुझे इतला मिली है, लेकिन इस पर मैं कल कंफर्म करूंगा कि किट भी यहाँ से ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि वो भी काफ़ी लूट मार इन्होंने की है, फ्रॉड प्रोग्राम था, कोई उसका फ़ायदा नहीं था। वो भी 50-60 पाउंड ये फजूल में लेते रहे, जिस तरह पहले होटलों के पैसे। पूरी दुनिया में ये सिलसिला नहीं मेरा हाल इतना चला जितना यहाँ पे चला, तो काफ़ी पैसे इन्होंने बनाए हैं। तो अब आज हमें इतला मिली है, मगर मैं इस पर दोबारा चेक करके आपको कल के प्रोग्राम में बताऊंगा। लोकेटेड फॉर्म ज़रूर पुर करें, वो घर से पुर करके लेके आए PDF के ऊपर ना, क्योंकि उसके बगैर आपको वहाँ से नहीं आने देंगे, जर्मनी से भी। और वो अपना अगर आप प्रिंट कर ले फिर भी ठीक है, अगर आप मोबाइल में सेव कर ले तो वो भी ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक है। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको वहाँ से, जब आप वहाँ जर्मनी के किसी भी शहर से बैठने लगेंगे तो वो पूछेंगे कि आप वो फॉर्म दिखाएं, और डबल वैक्सीन का भी जो आपके पास पेपर है, चाहे वो PDF में आप अपने मोबाइल में करें, और उसको बेहतर ये है कि स्क्रीनशॉट ले लें इन चीज़ों के। किसी वक्त होता है कि मोबाइल में गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, और ईमेल में ही महफूज रहने दें, क्योंकि वहाँ पे लोग परेशान, मुझे भी उस दिन जिस दिन मैं आया था नज़र आए थे कि काफ़ी परेशान है, और कईयों को बेचारों को करना भी नहीं आ रहा था। पहले ये था कि अगर वो फॉर्म पुर नहीं आपने किया तो आप यहाँ पे फिर इंग्लैंड में बैठ के अपने एयरपोर्ट पे कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम ये तब्दील हुआ कि वहाँ से करके आपको आना पड़ेगा, और उसमें सवालात ही हैं कि आपका प्लेन नंबर कौन सा है, और इस तरह के रहना कहाँ है, आप कहाँ के रहायशी हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ये करके वहाँ से चले घर से, वरना आपके लिए मुश्किलात बन सकती हैं। और अगर आप लेट हो गए तो वो फॉर्म पुर करते रहे तो जहाज़ भी फिर वो गया। तो इसलिए पूरी फॉरवर्डिंग करके तैयारी करके अपनी वहाँ से चले। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो लोग यूरोपियन पासपोर्ट यहाँ पे आके लेते हैं, जिनके ख़त्म हो जाती है फिर नए बनवाते हैं, उनको फिर होम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन दोबारा करवानी पड़ती है नए पासपोर्ट की। अगर नहीं करवाएंगे तो ऑटोमेटिक जो मशीन लगी हुई है वो नंबर आपका नहीं लेगी, फिर आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा, वो भी आपको यही कहेंगे कि जनाब आपने ये क्यों नहीं किया। तो इसलिए बेहतर ये है, वक्त ज़ाया नहीं होगा, तो आप होम ऑफिस का वो जो भी ऑनलाइन सिस्टम है उसमें से रजिस्टर्ड करें, ताकि ये मसला भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। फिर एक दो चीज़ें और भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मैंने जायज़ा लिया, डेनमार्क में मास्क की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वहाँ किसी ने मास्क नहीं लगाया था। जर्मनी में मैंने देखा जहाँ मैं गया कि वहाँ मास्क हर तकरीबन स्टोर में और भी जगह पे नज़र आए, लोगों ने लगाए हुए थे। और प्लेन में भी मस्ट है, ये बता दो, ट्रेन में भी मस्ट है, बस में भी मस्ट है, इन चीज़ों में। और UK में भी आपको जनाब ये मास्क जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा बस और ट्रेन में। अगर आप नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि जुर्माना भी हो जाए, मगर एहतियातन आपको ये लगाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं बता दूं, जो डबल वैक्सीन का NHS का UK का ऐप है उसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें, ताकि कहीं पे भी अब ये आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है। आप अगर कहीं जाना चाहते हैं सफ़र के लिए, जॉब के लिए, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो आपसे वो मांग सकते हैं, मांग रहे हैं डबल वैक्सीन का। वो कायदा तौर पे अपने स्क्रीनशॉट करके मोबाइल में महफूज करें,
ताकि बवक्त ज़रूरत आप उनको दिखा सके। जो लोग समझते हैं कि ये काफ़ी है, जब वैक्सीन लगी थी तो उन्होंने एक छोटा पेपर दिया था, वो बिल्कुल कम है, वो मुकम्मल नहीं है। उसके साथ NHS का सर्टिफिकेट, जो जर्मनी में रहते हैं वहाँ पे भी ऐप है, उसको डाउनलोड करें। दूसरे ममालिक ने भी इस तरह बाकायदा तौर पर बता दिया हुआ है कि ये ऐप जो है वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप सफ़र के लिए जा सके। नाज़रीन, काफ़ी आसानी पैदा की जा रही है, क्योंकि जैसे जो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लिए ठीक ठाक ट्रबल बनी हुई है। ये मैं आपको बता दूँ, हमारी इतला के मुताबिक जर्मनी और इंग्लैंड में और यूरोप के कई ममालिक में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन लगवाई नहीं। वो डरते हैं कि मार ना जाए, तो वो फिर उनको मुश्किलात होती है। वो जब भी पूछा जाता है तो पहला सवाल ही आजकल यही है, एयरपोर्ट पे भी हर जगह पे यही सवाल किया जाता है कि जनाब डबल वैक्सीन लगवा लिया आपने, इसलिए उसके पेपर आपके पास होने चाहिए। जिन लोगों के पास पाकिस्तान से जो आए हुए हैं वैक्सीन लगवाई हुई, अब ये यूरोप वाले उसको भी के मंजूर नहीं कर रहे कि ये वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान से लगी, उनको फिर सफ़र से पहले कोरोना टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। और नॉर्मल अगर प्लेन वाले वैसे इतना गौर तो नहीं करते, वो वैक्सीन का वो सर्टिफिकेट देखते हैं, या हो सकता है वो NHS का ही देखते हो, मगर करवा लेनी चाहिए, वो सस्ती आप करवा सकते हैं। तो जो लोग किट बुक करवाते थे वो 20 पाउंड में 100 किलोमीटर दूर, ये वो नए नए ड्रामे, नए नए में फ्रॉड के तरीके है यहाँ पे भी। तो बेहतर ये है वो 50-60 पाउंड की घर पे करवा के, जिन लोगों ने स्पून लिया होगा, मैं भी जिस दिन आया था मैंने वो ही पकड़ ली थी। तो मकसद ये है कि असल जो मकसद है इन ममालिक का है, लोग तो ये कह रहे हैं कि पैसे बनाने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। और जिसने डबल वैक्सीन लगवा ली नॉर्मल, तो उसका कोरोना टेस्ट दूसरे दिन क्या, वो बाहर भी फिरता रहे, वो सैर भी करे, सब कुछ करे, तो कोरोना टेस्ट उस पर क्या करेगा। तो ये मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये इस तरह के कवानीन बनाए उन्हें भी नज़रसानी करनी चाहिए थी कि आप लोग सोच समझ के ऐसे कवानीन बनाए जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो। अब एक बंदा या तो उसने घर रहना हो तो फिर भी तो ये चीज़ें बड़ा गौर करनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। जुड़े रहें 9 न्यूज़ TV इंटरनेशनल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।